हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के जो पॉलिटिकल साइंस जो आपने लिया है सब्जेक्ट, भारतीय राजनीति और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ मैं आपको पूरे के पूरे 20 नंबर आपको दिलवाने वाला हूँ इसके अंदर। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 1 से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका लेसन है वो है आपका लेसन नंबर 1, भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। और ये मैं आपको पहले ही लिख कर दे देता हूँ कि आपके जब एग्जाम होंगे और आपको जब ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके बाद जब आप ये आंसर लिख कर आएंगे तो आप मुझे जो आकर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर बार आपसे पूछा जाएगा और हर बार आपसे पूछा जाता है। क्योंकि यूनिट नंबर 1 से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो आपका यही बनता है, भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, सिर्फ वीडियो लेक्चर को सुनने से ही आपके जो है पूरे नंबर आ जाएंगे। और जो भी आपको अगर लगे पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो वो आप उसे अपने एक नोटबुक में अपने तरीके से लिखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 भारतीय संविधान, और इसका हमारा लेसन नंबर 1 भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। हाँ जी, तो हम वीडियो में जो है पहले हम फ्लाइट मोड लगा लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में कॉल्स आ जाती हैं तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो लेसन नंबर 1 भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो क्या है। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है इस बुक के अंदर। तो यहाँ बोला गया है कि जो संविधान है वो क्या है, एक वैधानिक दस्तावेज है। जो भारतीय संविधान है वो एक वैधानिक दस्तावेज है। और इसको हम अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान एक सुलिखित जो है पुस्तक है, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है, जिसमें नियम कायदे कानून होते हैं और देश की शासन व्यवस्था को चलाने की पूरी प्रक्रिया उसके अंदर लिखी होती है। अब वहीं अगर हम देखें कि राजनीतिक दस्तावेज के होने के साथ साथ ही संविधानिक सरकार और नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी ये जो एक सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंतर्गत जो है वहाँ पर सुधार प्रदान करता है। और वहीं एक टिप्पणीकार ने भी एक बात बोली है कि जो संविधान है ना वो एक जीवन दस्तावेज है, ये अलाइव है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जीवित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो समाज में जैसे कुछ चीज़ें बदलती हैं और जितने भी समाज के अंदर बदलती आवश्यकताएं हैं और परिस्थिति हैं, उन्हीं के साथ साथ में संविधान भी अपने आप को जो है परिवर्तित कर लेता है। और ये भी देखा जाता है कि तकरीब 74 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं और हमारे संविधान के अंदर 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, पर हमारा संविधान आज भी टस से मस नहीं हुआ। अनेकों देशों के संविधान के अंदर कितनी बार बदलाव हो चुके हैं, संविधान खत्म हो चुका है, दोबारा बन चुका है, पर हमारे संविधान के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, सिर्फ संशोधन किए गए हैं। आगे अगर हम देखें इसके अंदर तो आपको पता होगा कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर बताया गया, पहला कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसको आप एक डायग्राम बनाकर आप वहाँ पर हाइलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, संविधान की जो मांग थी उसकी 3 परिस्थितियाँ थी। वो क्यों, किस वजह से संविधान उभर कर सामने आया, किस वजह से ऐसा हुआ कि हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वो बोलते हैं ना कि देयर कुड बी सम रीजंस। तो सबसे पहला रीजन क्या था? वो सैनिक विद्रोह का। सैनिक विद्रोह और नागरिक युद्ध, यानी कि जो होता क्या था कि भाई सैनिक विद्रोह यानी कि दूसरा देश जो है हमारे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, तो सैनिकों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करने के लिए, संभालने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई जो विदेशी कंट्रीज थी वो क्या करती थी, वो आती थी और किसी भी देश के ऊपर अपना कब्जा कर लेती थी, उसे दास बना लेती थी। तो विदेशी दासत्व के कारण जो हमारे संविधान की मांग करी। और तीसरा पॉइंट क्या था, जो सामाजिक क्रांति के आने से वैसे क्या होगा कि समाज में रह रहे सभी लोग जो है बिखर जाएंगे। तो ये 3 रीजन थे, पहला हमारा सैनिक विद्रोह, दूसरा विदेशी दासत्व और तीसरा जो है सामाजिक क्रांति। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से हमारे संविधान की हमारे को आवश्यकता पड़ी। अब बात आती है कि जो मुस्लिम लीग था उस समय, तो मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा को, जो संविधान सभा का जो बहिष्कार कर दिया था। उसने इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं, है ना। और फिर क्या करा उन्होंने, उन्होंने एक अलग देश मांग की, यानी कि पाकिस्तान की मांग की। अब यहाँ पर हम साधारण शब्दों में समझें तो द्विराष्ट्र सिद्धांत यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या होता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपने आप को अलग करना चाहती है। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा ये मांग की गई थी दैट वी आर मुस्लिम्स एंड वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर विद हिंदूज, कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुओं के साथ में एक साथ नहीं रहेंगे। दैट्स वाई वी वांट सेपरेट कंट्री फॉर अस, और हम क्या चाहते हैं, अपने लिए एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान होगा, है ना। तो इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया कि मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं के साथ रहने से मना किया और अपने लिए एक अलग जो है कंट्री बनाने की मांग की, जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया, और यही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आप लिख सकते हो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, और उसके अंदर जो मैंने बातें बताई हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कि जो भारतीय संविधान था, इसकी जो सभा की सबसे पहली बैठक, देखो ये इंट्रो में लिखना बहुत जरूरी है ना,
तो इसकी जो सबसे पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, है ना? 9 दिसंबर 1946 में हमारे भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी और भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर सन 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर चुका था। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आज जिसको हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं, इस संविधान को बने हुए कई वर्ष हो चुके हैं और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब संविधान निर्माण में अगर हम बात करें तो उस समय हमारे संविधान निर्माण के समय जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ये बात आपको ज़रूर मेंशन करनी है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इतने लंबे प्रयास के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 6 घंटे के प्रयास के बाद में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं बताइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो ये मैंने आपका पूरा यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन एंड आंसर। तो ऊपर पहले आप इंट्रो लिखेंगे पूरा, पहले पृष्ठभूमि, भूमिका, प्रस्तावना, जो भी वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, तो जो भी आप जिस चीज़ से भी आप फील कनेक्टेड करते हो आप वो पॉइंट वहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद में अपना जो है आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट बनेगा इसमें लिखित संविधान, तो यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा जो लोकतांत्रिक देश है इसी तरीके से जो है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इसी तरीके से भारत का भी एक जो है लिखित संविधान है। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, यानी कि लिखित में कुछ भी नहीं है। तो 1215 के बाद से बहुत सारे नियम कायदे कानून जो है वहाँ पर जो है शासित किए गए और वहाँ की संसदीय व्यवस्था के संस्थापक और जनक द्वारा एक लिखित दस्तावेज प्रदान किया गया जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्व कोश के रूप में होगा। विश्व कोश का मतलब क्या? कोश माने क्या होता है? खजाना, है ना? तो यहाँ पर क्या विश्व कोश यानी कि संविधान क्या हमारे लिए खजाना ही तो है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया, लिखित दस्तावेज है। तो आप साधारण शब्दों में लिखिए कि भाई अनेकों देशों की तरह भारत ने भी जो है लिखित दस्तावेज के आधार पर अपने देश की शासन व्यवस्था चलाने का निर्णय लिया। अब इसीलिए हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता ये है कि भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा विस्तृत संविधान। विस्तृत, यहाँ पर इस विस्तृत वर्ड की जगह पर आप लिख सकते हो बड़ा संविधान, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है विशाल, विस्तृत या बड़ा कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो कि विस्तृत संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व में एक विस्तृत संविधान के लिए भी जाना जाता है। यानी कि हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने एक इतना बड़ा दस्तावेज प्रदान किया है कि जो संविधान में देश के सभी पहलुओं को छूता है। कोई भी चीज़ हो, भारतीय संविधान का विस्तृत होने के पीछे बहुत सारी विविधता और एक मुख्य कारक के रूप में महत्वपूर्ण है। विविधता का मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग अनुयायी के लोग रहते हैं, तो इसलिए हमारे संविधान के अंतर्गत किसी भी पक्ष को छोड़ा ना जाए, इसीलिए सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड की गई है। और भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या कहलाएगी कि दूसरी विशेषता ये है कि वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया आपको? उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि जो भारतीय संविधान है इसके अंदर 410 अनुच्छेद, 22 भाग जो पहले थे अब 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ इसके अंदर शामिल हैं। तो यहाँ तक आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आपको बस इतना समझना है। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट आता है आपका संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। अब संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणतंत्र का क्या अभिप्राय है और तीसरे पॉइंट में यहाँ पर आप इसको क्या बताने वाले हैं? तो जो भारत है वो एक संप्रभुता वाले देश का महत्वपूर्ण उदाहरण है जहाँ पर सभी को लेकर चलने की बात की जाती है, जिसमें वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। संप्रभुता यानी कि जनता के लिए, सब में बिल्कुल मिला हुआ है ना, समावेशी है। तो यहाँ पर जो सारी शक्ति है वो जनता के हाथ में। वो बोलते हैं ना लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन। अब संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान सभा जो था उसका निर्वाचन मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू होने के बाद में भी 1951 और 52 के तहत हमारे देश में प्रथम आम चुनाव हुए। अब प्रथम आम चुनाव हुए यानी कि फर्स्ट इलेक्शन जो हमारे भारत में हुए थे वो 1951 के दिसंबर में स्टार्ट हुए और 1952 के फरवरी तक चलते रहे। और इन आम चुनावों के अंतर्गत लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को 1885 के अंदर ए यो ह्यूम के द्वारा जो है स्थापित किया गया था और उसके बाद में देश के अंतर्गत सारी बागडोर जो संभाली थी वो कांग्रेस ने ही संभाली थी। तो कांग्रेस की संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अब लोगों ने लोकसभा का चुनाव हुआ या राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अब इसमें आपको ये भी पता होगा जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग,
यह वास्तविक शक्ति व्यक्ति में निहित है। तो यहाँ पर देखो ये बता भी रखा है कि जो हमारे संविधान की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है, वो व्यक्तियों के अंदर ही निहित है, उन्हीं के अंदर मौजूद है। तीसरा पॉइंट के बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है जिसमें बताया गया है कि भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की प्रगति। जो भारतीय जो राज्य है इसके अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी क्या प्रकृति है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी धर्म को एक समान, किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं किया जाता और सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है। इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आप भाई आप क्रिश्चियन हो तो आप सिर्फ क्रिश्चियनों को ही नहीं मान रहे, आप हिंदुओं के साथ भी खाना खाते हो, आप मुस्लिमों को भी सपोर्ट करते हो, आप गुरुद्वारे भी जाते हो, तो यानी कि वो व्यक्ति जो है वो कौन होगा, वो सेक्युलर होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो भारतीय राजनीति की भी यही अवधारणा थी कि भारत में रह रही विविधताओं को हम सम्मान करें और सभी को हम एक ही नज़र से देखेंगे। अब ब्रिटिश भारत में क्या हुआ कि उन्होंने फूट डालो शासन करो की जो है, फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पर शुरू की और इसके अंदर बताया गया उनका जो मूल आधार था ना धर्म था। बताया गया था ना इसके अंदर कि भाई जो मुस्लिम थे जब 1857 की क्रांति हुई थी कि मुस्लिमों को बोला गया था कि जो कारतूस आप अपने मुंह से छीलते हो उसमें सुअर की चर्बी है, और हिंदुओं को बोला गया कि जी जो कारतूस आप अपने मुंह से छीलते हो इसके अंदर जो है गाय की चर्बी है। तो दोनों को धर्मों के बीच में क्या हुआ, फूट डाली और शासन करने की स्थिति पैदा कर दी। उसी समय हमारे को एक चीज़ समझ में आई कि धर्मनिरपेक्षता को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, यानी कि सभी धर्मों को एक समान रूप से देखो, किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं दिखानी है। अब भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिमों को मानता है, यानी कि इस्लाम को मानता है, और हमारा भारत ऐसा नहीं है। हमारे भारत के अंतर्गत जो है सर्वसमावेशी, यानी कि सभी को समावेश करने की जो है शक्ति है और सभी को सम्मान देता है। एकता की विविधता, यानी कि अलग अलग लोगों के अंदर भी यूनिटी है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में भी यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं इन्हें सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर इन सभी को देखने को मिलता है कि ये सभी के सभी इसमें भारत में जुड़े हुए हैं। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और केंद्र और राज्य सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिफ्थ पॉइंट आता है आपका समाजवादी राज्य। अब समाजवादी राज्य क्या है, तो देखो भारतीय संविधान जिसको कि 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी समाजवादी शब्द नहीं मिलता देखने को, पर फिर भी भारतीय संविधान के भाग 4 में हम सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों को देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य जो है वो एक अप्रासंगिक और अर्थविहीन लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाना नहीं था। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बिल्कुल अनरिलेवेंट टॉपिक्स हों और कोई भी अर्थविहीन यानी कि कोई मीनिंगलेस लोकतंत्र हो, ऐसा नहीं अपनाना चाहते थे, बल्कि वो समाज में चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो, पिछड़े वर्ग का हो, उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, है ना। तो वहीं इंदिरा गांधी के द्वारा भी समाजवादी शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा 1976 के अंदर जोड़ दिया गया था। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। अब नंबर 6 आता है आपका। नंबर 6 जो है आपका संविधान की सर्वोच्चता। अब संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है तो भारतीय संविधान की जो सर्वोच्चता का प्रमाण है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादों के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है। अब संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सबसे ज़्यादा ऊपर किसको माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया है। जैसे केशवानंद भारती मुकदमा हुआ था केरल राज्य, जिसमें कि संविधान के संशोधन के संबंध में देख सकते हैं, आपने देखा होगा 11th क्लास के अंदर जो है केशवानंद भारती मुकदमा आया था, जब जहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो पद था वो खाली था, ठीक है, न्यायाधीश का जो पद खाली था। अब वहाँ पर जो है क्या हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया गया था कि भाई हम मौलिक अधिकारों में काट-छाँट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये साफ मना कर दिया गया था कि संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, है ना। उसके बाद में आता है नंबर 7, तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल, कि जो संसदीय संप्रभुता है और जो न्यायिक सर्वोच्चता है उन दोनों के बीच में तालमेल को बैठाया जा सके, ठीक है, जनता के बीच में और न्याय। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। उसके बाद में देखा गया कि भारतीय संविधान में बहुत बार बदलाव किए जा चुके हैं, यानी कि संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन समझ में आ चुका है, संशोधन यानी कि बदलाव। अब जमींदारों और बड़े-बड़े व्यापारियों के हित प्रभावित होने लगे और संविधान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने लगे, है ना। अब यहाँ पर बताया गया कि संविधान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं बहुत बड़े-बड़े व्यापारी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डाली गई है कि आपके अगर साथ में अगर किसी भी उसका उल्लंघन किया जाता है, किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर, तो आप वहाँ पर जो है संविधान के जो बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं जिसके अंदर जो है आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसके आधार पर जो है आप न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर 8 पॉइंट। इसमें बोला गया एकात्मकता की ओर झुकाव, ठीक है।
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बताया गया है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका सभी के संविधानों से कुछ-कुछ भाग को ग्रहण किया गया है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि उधार लिए गए मतलब जो है थैले का एक समूह है, इस तरीके से जो है बोला जाता है। और इसके अंदर बताया गया है कि जो अनुसूची 7 है, उसमें शक्तियों को 2 स्तर में बाँटा गया है। कौन-कौन से 2 स्तर में बाँटा गया है? यहाँ पर जो है 2 स्तर में बाँटा गया है, यानी कि केंद्र सूची और राज्य सूची। अब उसी को यहाँ पर 3 भागों में बाँट के दिखा दिया गया है। केंद्र सूची यानी कि सारे मुद्दे केंद्र के हाथ में, राज्य सूची राज्य के हाथ में, समवर्ती सूची पे दोनों के दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद में हमारा आता है फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। तो ब्रिटेन के नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए नागरिक घोषणा पत्र 1689 के द्वारा दिया गया। और वहीं भारतीय संविधान के मूल तत्वों में मौलिक अधिकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। वहीं भारतीय संविधान भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हमारा समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ये सब जो है इसमें जुड़े हुए हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वहीं एक संपत्ति का अधिकार था, परंतु इसको 44वें संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसको मूल रूप से संविधान की सूची से हटा दिया गया। और वहीं संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। फिर आता है हमारा नंबर 10 पॉइंट, जिसमें बताया गया राज्य के नीति निर्देश तत्व। नीति निर्देश तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसको संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और यदि मौलिक अधिकारों के राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है, तो नीति निर्देश तत्वों को भी सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में देखा जाता है, जो कि गरीब नीचे तबके के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर ले जाने के लिए हमारे को इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य में बताया गया कि वास्तविक रूप से मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं है। इस इंदिरा गांधी की अध्यक्षता के अंदर भारतीय कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी गठित की थी। उसमें रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को, कर्तव्यों को भारतीय संविधान भाग 4A में जोड़ने की बात की थी। परंतु हुआ क्या कि जो 42वां संशोधन था, तो 42वें संशोधन के तहत 1976 में अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान में इसको जोड़ दिया गया। कुछ कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य भी हैं। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान करना, पशु पक्षी और जंगलों की सुरक्षा करना, ये भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें स्थानीय सरकार की, यानी कि स्वशासन। अब स्थानीय सरकार की अगर हम बात करें, तो उसमें महात्मा गांधी, और जिन्हें भारत का पिता भी कहा जाता है, महात्मा गांधी और भारत का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने विकेंद्रीकरण द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त करने का सपना भी देखा। अब संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन की बात बोली गई है, जिसके अंदर 1992 के तहत 73वें और 74वें संशोधन का बात यहाँ पर की गई है। 73वां संशोधन जो है ग्रामीण से, और 74वां संशोधन शहर से संबंधित बताया गया है। उसके बाद आलोचना की बात करें तो भारतीय संविधान एक भीमकाय आकार का है, बड़ा है, विशाल है ना, विस्तृत है। तो भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं अभी तक, और संशोधन के द्वारा कई मूल अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है, और कुल मिलाकर अनुच्छेदों की संख्या 440 या उससे ऊपर भी है। और 2230 वर्षों में अमेरिका संविधान में 29 बार संशोधन किया गया, जबकि 70 साल से भी ज़्यादा के समय में भारतीय संविधान में 105 से भी ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से। उधार का संविधान मानने वाले आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, सबसे उधार लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन है ना, यहाँ से लिया गया है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण और जटिल है, ये भी बोला गया है। और आलोचकों का ये भी कहना है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए गए हैं, जिससे संविधान 1935 की एक कॉमन कॉपी बनकर रह गया है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। आई होप आपको जो है लेसन समझ में आया होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।